हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं के लिए बोर की संकल्पना या बोर का सिद्धांत लेके चले थे, तो जिसमें हम लोग किसी nवीं कक्षा की त्रिज्या के बारे में बात कर लिए थे Rn, और nवीं कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन के वेग का बारे में बात किए थे। त्रिज्या कितना आया था Rn बराबर, वैसे तो हम लोग बोले थे न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इसको याद रखना कितना -0.53 n²/z। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग डायरेक्ट ये बताएंगे, हाँ सॉरी रेडियस है, माइनस नहीं होगा। और वेलोसिटी कितना होता है NS सेल में, वेलोसिटी कितना होता है 2.1 × 10⁶ z/n। ये न्यूमेरिकल के लिए रहेगा, लेकिन वैसे अगर आपको है तो Rn बराबर कितना है h²ε0πm⁡e², और बाकी यहाँ पर कितना आया था n²/z ना। और NS सेल में जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो वेलोसिटी फार्मूला देखो, ये सब तो बाकी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं ना, बस आपको ये याद रखना इधर z/n होगा कि n²/z होगा। तो वेलोसिटी में तो z/n होता है, बाकी होगा कितना e²/2h⁴। इसके अलावा ये कांस्टेंट वैल्यू आया है। तो इसको आप कोई समीकरण माने थे, बता दो इसको आप कितना समीकरण माना था इसके पहले वाले जब हम किए, इसको समीकरण 5 माने हो। और जो वेलोसिटी का ये फार्मूला निकला इसको आप क्या माने हो, समीकरण नंबर, ये समीकरण 8 हुआ है। ठीक है, देखो अब दो तरीके से इसमें आज हमको क्या करना है, आपको पता है कि इसमें 3 चीज करना है आपको। NH सेल की रेडियस निकालना है आपको, अरे nवें कोष की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या ये हुआ। फिर nवें कोष में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना, ये हुआ। अब हम वही लेके चले, इसलिए फिर अभी आपको क्या बताना है, nवें सेल की ऊर्जा बताना है। नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ कोषें होती है ना, इस पहले कोष की कुछ ऊर्जा होगी, दूसरे कोष की, तीसरे कोष की, इसकी ऊर्जा क्या होगी हमको ये निकालना है। तो हम इसी समीकरण का उपयोग करके निकाल देंगे। कभी कभी आपका क्या करता है, बोर्ड पेपर में आपको सीधा बोल देता है कि NH सेल की आप क्या बताओ, ऊर्जा बताओ ना, nवीं कोष की आपको क्या बताओ, ऊर्जा बताओ। यानी आपको त्रिज्या और वेलोसिटी का डेरिवेशन नहीं करना है, तब आप डायरेक्ट याद रखना, फिर आप डायरेक्ट लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि nवें कोष की त्रिज्या बराबर इतना, इसको आप समीकरण 1 मान लेना। अरे जब डिराइव करते चले होगे तब तो समीकरण 5 पहुंचे ना, जब डायरेक्ट मानोगे तो आपके लिए पहला समीकरण होगा। तथा nवीं कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, इतना, आप इसको समीकरण क्या मानना 2। फिर उसके आगे हम तो आज कर ही रहे, तो हम वो लेके चले, उसी के आगे हम कंटिन्यू करें, इसलिए हम वो समीकरण 5 और समीकरण 8 का प्रयोग करेंगे आज। तो वास्तव में ध्यान से देखना, nवीं कक्षा में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वास्तव में किसी सेल की जो ऊर्जा होती है वही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास 2 प्रकार की ऊर्जा होगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, v वेग से गति भी करता रहता है। अब पहले कोष में अलग वेग रहेगा, दूसरे कोष में अलग वेलोसिटी रहेगी, तीसरे कोष में अलग वेलोसिटी रहता है। वैसे अलग अलग कोषों की ऊर्जा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी nवें कोष में गत करेगी तो nवें कोष की ऊर्जा भी तो अलग अलग होगी। अब किसी भी nवें कोष में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन के पास 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन गत कर रहा है तो गत की वजह से जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। तो nवीं कोष में गत कर रहे इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ½ mv²। अरे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv² है ना, तो आपको तो वेलोसिटी तो पता है, अरे वेलोसिटी का फार्मूला पता है, अभी आपने निकाला है, तो वेलोसिटी से आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। और साथ साथ इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर कभी भी कोई 2 आवेश, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेटेड हो, यानी r दूरी से अलग हो, यानी इनके बीच की दूरी r हो, तो आवेशों के बीच भी स्थितिज ऊर्जा होती है कि नहीं होती है। इनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और आपने फार्मूला पता है, पढ़ा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/r, सिर्फ r ना। और K का वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज, तो हर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो एक प्रकार का आवेश है, और नाभिक के पास भी आवेश है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसकी त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या आपको पता है। तो क्या इन दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा भी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और साथ साथ उसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी। तो इनके पास जो नेट ऊर्जा निकालना होगा, कुल ऊर्जा निकालना होगा, इन दोनों ऊर्जा को क्या करोगे आप, जोड़ दोगे, जोड़े हुए ना। तो इस प्रकार, चलो तो आप हेडिंग डालो क्या, nवीं कोष की ऊर्जा, nवीं कोष की ऊर्जा।
या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, nवीं कोष में या कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। चल पहले आप लिख लो, किसी कोष n में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार की ऊर्जा होती है। फर्स्ट गतिज ऊर्जा कोष्ठक में K, और सेकंड स्थितिज ऊर्जा। और इस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या बोल सकते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों आप जोड़ दोगे, ये उसका क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा। तो आप वहां पर लास्ट समीकरण कितना माने हो? देख बताओ, लास्ट समीकरण आप कितना माने हो? 9 तक, ठीक है। आप इसको समीकरण मान लो क्या? 10। चूंकि K बराबर क्या होता है, इधर ध्यान से देखना, आप ऐसे लिख दो, चूंकि Nv, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दोनों को हमको बस जोड़ना है। तो चूंकि Nv कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। हम यहां पर ऐसे लिख दे Vn, क्योंकि वेलोसिटी आप nवीं कोष की ऊर्जा निकालो तो nवीं कोष में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वही तो लोगे। अब ऐसा तो है नहीं चौथी कोष की ऊर्जा निकालो और वेग दूसरे कोष का लो। तो अगर हमको nवीं कोष की ऊर्जा निकालना है तो वेलोसिटी भी nवीं कोष का ही लेना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? Vn। और यहाँ पर जहां अगर हम केवल m लिखेंगे, यानी आप समझ लो इलेक्ट्रॉन के मास का बात हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो गति कर रहा है ना, ठीक। चूंकि Vn का फार्मूला आपने पढ़ा है इसके पहले, समीकरण कितने से, जो भी आपका समीकरण होगा, Vn बराबर आपने कितना पढ़ा था? E²/2h∁0z/n। ये तो Vn पढ़ा था। तो अगर ये वैल्यू ले जाके Vn का इसमें रख दो तो दिस इंप्लाइज दैट, या इसको कुछ समीकरण मान लो, इसको 10 माने हो तो इसको मान लो समीकरण नंबर 11। और ये आपका कौन सा समीकरण था? वेलोसिटी का 8वां समीकरण था, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का 8, ये आप सीधा ऐसे लिख दो, बस इसको नया क्या समीकरण मानोगे। तो Vn बराबर इतना है, वो वैल्यू ले जाके Vn का समीकरण 11 में रखो। तो समीकरण 11 में Vn का मान रखने पर तो जब मान रखोगे आपको काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा? हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Vn का वैल्यू E²/2h∁0z/n। इस पूरे का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अरे Vn का स्क्वायर है ना, तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर E⁴ अपान, देखो ये दो का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा ना, और 4 का इसमें गुणा करोगे 4 दूनी 8। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/8 h∁0h²। सॉरी, ये आपका h² यहां पर करना, ε0² करना, ये z⁴/n²। समझ में आ रहा है ना? देखो हमने क्या किया, me वैसे लिखोगे, यहाँ पर me का स्क्वायर नहीं पाओगे क्योंकि ये तो बाहर है, ठीक है। me वैसे लिखोगे, e का स्क्वायर, e² का स्क्वायर करोगे e⁴ आ जाएगा, z² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4 में 2 का गुणा करोगे 8 आ जाएगा, h का स्क्वायर, ε0 का स्क्वायर, और ये आपका n है ना, इसको h मत समझना, ये आपका n है, n का स्क्वायर। तो ये क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम मान लेते हैं कितना? समीकरण नंबर 12।
अब आओ पोटेंशियल एनर्जी निकालो यानी स्थिति ऊर्जा। चूंकि U बराबर फार्मूला क्या होता है, K Q1, और K का वैल्यू कितना लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अगर हमको nवीं कक्षा में वेग U निकालना यानी स्थिति ऊर्जा, तो हम केवल यहाँ पर R लिखे हम ऐसे लिख सकते हैं Rn। बोलो nवीं कक्षा में ऊर्जा निकालना तो रेडियस भी nवीं कक्षा के ही लेना पड़ेगा ना। अब Q1 का वैल्यू कितना है, अभी आप डायरेक्ट मत लिखना इसे, हम डायरेक्ट वैल्यू Q1 और Q2 का वैल्यू लिखेंगे। Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 है क्या, एक नाभिक है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में जो आवेश होता है Ze और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, और इस पे धन आवेश होता है और इस पे ऋण आवेश होता है। तो पहला तो आवेश आपका Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे Ze, और Q2 की जगह हम क्या लिखेंगे -E। अरे दूसरा ऋण आवेश है ना, तो ये माइनस हम फाइनली इधर लगा दे, क्या बात समझ में आ रहा है। पहला रीजन ये माइनस लगाने की। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्थिति ऊर्जा है निगेटिव में हम इसलिए देते हैं क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचे रखना चाहता है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नाभिक में नहीं आता, उसके अपोजिट वो क्या करता रहता है, गति करता रहता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस। तो माइनस को आप दो अर्थ में समझ सकते हो। ये माइनस क्या बता रहा है कि नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है। ठीक है, क्यों खींचे, क्योंकि प्लस आवेश और माइनस आवेश है, प्लस माइनस एक दूसरे क्या करता है, आकर्षित, इसलिए इसकी तरफ बल लगेगा। लेकिन ये रेडियस का वैल्यू हमको यहाँ पर लाके रखना पड़ेगा। तो इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर कितना 12 माने हो, इसको मान लो समीकरण नंबर 13। देखो समीकरण इतना ज्यादा हो रहा है, इससे आपको परेशान होने का काम नहीं। समीकरण तो केवल हम अपनी सुविधा के लिए मानते हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये, चूंकि एक काम करो पहले इतना लिखो, इसके आगे ऊपर से लिखो। आप यहाँ तक कॉपी कर चुके होगे। तो हमको अब रेडियस का यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो हम लोग रखते हैं ये समीकरण 10 जान। आपको ये वैल्यू किस में ले जाके रखना है, समीकरण 10 में। काइनेटिक एनर्जी तो आपको मिल चुका है ना यहां से, इस इक्वेशन से, बस हमको पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इसमें रखना है। तो बताओ, चूंकि रेडियस का वैल्यू कितना है, Rn बराबर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m E स्क्वायर इंटू N स्क्वायर अपान जेड। ये कहां से, आप जो इसके पहले समीकरण लिखे होंगे, समीकरण कितने से था ये वैल्यू, समीकरण 5 से। तो बस ये रेडियस का वैल्यू ले जाके इसमें रखो। तो दिस इंप्लाइज दैट U बराबर कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। ई का ई में मल्टीप्लाई करो ई स्क्वायर आएगा, और Rn का स्क्वायर, Rn का वैल्यू कितना है H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m E स्क्वायर N स्क्वायर अपान जेड। लेकिन हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो चल, तो हम ये वैल्यू मिटाते हैं, बस हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद रखना है, ये काम पड़ेगा। तो आप इसे थोड़ा सॉल्व करो। दिस इंप्लाइज दैट U इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपान H का पावर 4, अरे H स्क्वायर का स्क्वायर करोगे पावर 4 ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, N स्क्वायर का स्क्वायर करोगे N का पावर 4 आएगा, अपान N का पावर 4 कहां से आ रहा है, N स्क्वायर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा हल्का सा गलती हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। जहां आप इसके बाद जो लिखे हो U बराबर कितना था आपका, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हो, Q1 Q2, और Q1 की जगह आपने क्या लिखा था ZE, और Q2 की जगह आपने क्या लिखा था E, और अपान यहाँ पर Rn स्क्वायर लिख दिए थे ना। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला K Q1 Q2 पान केवल R होता है, R स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पर बस जो स्क्वायर लिखे बस वो आप स्क्वायर हटा दो। जब आप स्क्वायर हटा दोगे तो बस यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, बस बाकी सब सही। ठीक, चलो, हाँ यहाँ पर स्क्वायर लगाए थे शायद ना, आप लोग नहीं लिखे थे क्या स्क्वायर, हाँ नहीं लिखे थे, तब सही बात है नहीं लिखे थे। ठीक है, तो अगर लिखे होगे तो यहाँ से स्क्वायर हटा देना। जब स्क्वायर हटाओगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये तो सब वैसे रह जाएगा H स्क्वायर। तो बस आप इसी में सॉल्व करो ना, फिर आपको एक्स्ट्रा लाइन लिखने का क्या काम है। पाई से पाई आपका क्या हुआ, कैंसिल हुआ, बाकी और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ से U बराबर कितना मिला, -1/4 एप्सिलॉन नॉट मिलके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, बाकी H स्क्वायर है ही और N स्क्वायर है, और ये सब ऊपर चला जाएगा। यानी ऊपर बचेगा कितना, Z तो है ही, और Z मिलके कितना आ जाएगा, Z स्क्वायर, E स्क्वायर मिलके कितना आ जाएगा, E का पावर 4, बाकी एक M बचेगा बस ना। तो ये आपका क्या हुआ, U का वैल्यू। अच्छा एक चीज आप देख लो, इसमें सब बहुत सारा, यहाँ पर हम केवल M लिखे थे, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना। देखो Me है, E का पावर 4 है, Z स्क्वायर है, H स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, N स्क्वायर है, बाकी सब वैल्यू सेम ही आया है।
बस अंतर यहाँ पर जो -1/4 और यहाँ पर +1/8। तो चलो, तो चूंकि आपने देखा है क्या, जो आपका टोटल एनर्जी है यानी जो कुल एनर्जी है ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको कुछ समीकरण मान लो आप, जो भी मानो 12 तक माने थे, तो आप इसको मान लो समीकरण नंबर 13। हाँ, समीकरण 13 तक माने हो तो ठीक है, आप इसको 14 मान लो समीकरण। तो समीकरण आपका कितना हुआ, 14। तो बस ये वैल्यू लाके इसमें रखो, दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर, या एक काम करो, इसको आप भी कुछ समीकरण माने हो, पहले ही जहां लिखे थे ई बराबर के प्लस यू लिखे हो ना, उसको कौन सा समीकरण माने थे, उसको समीकरण 10 माने हो, और इसको आपने समीकरण 12 माना है। अरे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसको आपने समीकरण 12 माना है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इसको आपने समीकरण 14 माना है। तो 10, 12, 14 से वैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी समीकरण कितने से, समीकरण 10, 12 और 14 से। तो इन समीकरण से लिखोगे, समीकरण 10 आपका है क्या, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही तो था। तो हम के की जगह के का वैल्यू लिखेंगे, के का वैल्यू है कितना, 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का पावर 4 जेड अपान एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर, कहां पर, हाँ यहाँ पर जेड स्क्वायर है, ठीक। बाकी फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना है, -1/4 जेड स्क्वायर ई का पावर 4 एम ई ना, अपानी माइनस में है, अरे वहां पर प्लस है लेकिन वैल्यू तो निगेटिव है ना, तो माइनस ही होगा। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो प्लस इतना माइनस, और जब प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे माइनस ही लिख के चल रहे हैं, ठीक। बाकी कितना है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, तो हम ये भी हमारा काम नहीं रहा इसका। तो आप ये सॉल्व करोगे तो ई बराबर कितना है, और हम इसको ई न लिख के ई एन लिख दें, ई एन का मतलब एन एस सेल का एनर्जी, ठीक। तो कितना आ जाएगा, बाकी सब कॉमन लो, यहाँ पर बचे कितना 1/8, और यहाँ पर कितना बचेगा 1/4, क्यों, एम ई आपने कॉमन लिया, ई का पावर 4 आपने बाहर लिया, जेड स्क्वायर भी आपका बाहर चला जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और यहाँ पर एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। तो आप ये जोड़ घटाना गुणा भाग कर, तो ई एन बराबर कितना आ जाएगा, लसा लोगे हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना, लसा लोगे 8 आएगा, अरे 8 और 4 का लसा 8 ही आएगा, जब 8 का भाग दोगे तो 8 में 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही रह जाएगा, माइनस 4 का इसमें भाग दोगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करो 2, 1 में से 2 घटाओगे -1/2 आएगा, नहीं आएगा। तो यानी ये गुणा भाग करने के बाद कितना है, -1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का पावर 4 जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी किसमें आई, किसमें आया, निगेटिव, टोटल एनर्जी निगेटिव आया कि नहीं आया है। चलो आप इसको कुछ मान लो, अपना समीकरण नंबर 14 तक माने हो तो समीकरण 15 मान लो। चलो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 8 है, 2 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर 8 ही लिखना, 2 मत लिखना, ठीक है। आप कॉपी करो इसे, फिर हम देखते हैं इसके आगे। सुनो इधर एक चीज देखो, अब यहाँ पर हमको बताना, क्योंकि हम लोग जितना भी देखे हैं सब में जेड और एन को अलग करके एक बार समझे हैं, अरे हाँ ठीक है। यहां से आप एक चीज और देख सकते हो, क्योंकि अभी आपने जितने भी को देखा था, चाहे रेडियस आपने देखा हो चाहे वेलोसिटी देखा हो, तो रेडियस के फार्मूले आपने कुछ कांस्टेंट लिखा, बाकी एन स्क्वायर अपान जेड को अलग दिखा। वेलोसिटी फार्मूले में अपना पूरा वैल्यू आया था, उसके बाद आपका क्या था, जेड अपान एन। तो ऐसे इसमें भी हम बाकी जो वैल्यू इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, यानी हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई एन बराबर -1/8 एम ई का पावर 4 अपान एच स्क्वायर, ये एच है ना, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो यहां से अगर हम किसी विशेष परमाणु का बात कर दें, किसी विशेष परमाणु का मतलब उसका परमाणु क्रमांक फिक्स हो गया, तो यानी जब जेड फिक्स हो गया तो ई एन किस पे, एन पे निर्भर करेगा, और एन स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, यानी सेल का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ई एन का वैल्यू कम होता जाएगा, ई एन का वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये पूरा वैल्यू क्या है, निगेटिव है, निगेटिव में कम होने का मतलब बढ़ना, यानी सबसे नजदीक जो सेल होगा उसके लिए एन का वैल्यू सबसे कम होगा, और एन का वैल्यू अगर सबसे कम है तो ई का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन निगेटिव है, निगेटिव में बड़ा वैल्यू मिलेगा, यानी सबसे कम होगा। अरे बात केवल अगर ये माइनस ना होता, बस इतना ही होता, तब ये आप बोलते कि ई एन व्युत्क्रमानुपाती है एन स्क्वायर के, यानी एन का वैल्यू बढ़ता तो ई एन का वैल्यू घटता, यानी कोस की संख्या बढ़ती जाती, हायर कोस की एनर्जी तो ई एन का वैल्यू कम होता जाता है, यानी कोस जैसे दूसरे कोस की एनर्जी कम होती, तीसरे कोस की, कोस ज्यादा करोगे तो एनर्जी घट जाएगा, और कोस बढ़ता जाएगा, मतलब कोस की संख्या बढ़ाओगे तो एनर्जी और घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, एन बढ़ेगा तो ई एन
घटेगा। कोष की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगी, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव। नेगेटिव में घटने का मतलब बढ़ना होता है, अर्थात अगर कोष की संख्या बढ़ती जाएगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए सबसे पहले कोष की ऊर्जा सबसे कम और बाद वाली कोष की ऊर्जा सबसे अधिक। और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ते हो तो वहां पर आप पढ़ते हो क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, यानी सबसे पहले कोष में भराता है, यानी सबसे पहले कोष की ऊर्जा सबसे कम होती होगी तभी तो कोष की संख्या जितनी कम ऊर्जा ही उतनी कम। ऊर्जा ज्यादा कहाँ होगा, ऊर्जा उतना कम होगा। बात समझ आ रहा है ना। लेकिन थोड़ा हल्का सा इसमें हम फील और करते हैं। जैसे मान लो ये नाभिक है, मान लो कि यहाँ की एनर्जी -2 है, और आगे चलोगे तो वैल्यू, क्योंकि आपने पढ़ा कि यहाँ पर n और en व्युत्क्रमानुपाती, वैल्यू वाइज अगर केवल देखोगे तो n का वैल्यू बढ़ेगा तो en का वैल्यू घटेगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि कोष की संख्या 2 हो गई तो वैल्यू तो 2 से घट के और 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस में घटेगा, इसलिए आपने क्या बोला, बढ़ना। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस। ये माइनस ये बता रहा है कि नाभिक किसको क्या है, अपने तरफ खींचा हुआ है। माइनस ये बता रहा है अगर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2 जूल है, यानी अगर यहां से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, +2। अरे इसकी ऊर्जा -2 है तो जब +2 जूल का ऊर्जा दोगे तब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, बाहर। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो आप ये सब वैल्यू याद रखना। फिलहाल हम यहाँ पर आप निष्कर्ष यहाँ पर बस वैसे एक लाइन लिख लो कि यहां से हम क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट En ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, n² के, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज, केवल वैल्यू वाइज। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना, आप चिन्ह पे ध्यान नहीं दोगे, उसका जो केवल वैल्यू आता है, वैल्यू वाइज n का वैल्यू अगर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी का वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, आप ये नीचे एक लाइन का मतलब लिख लो। उसके आगे फिर हम यहाँ पर अब रिडबर्ग नियतांक का वैल्यू थोड़ा समझना कैसे। यहां पर जो आपने समीकरण 15 आपका आया है, En बराबर -1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e⁴ अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z² अपॉन n²। अगर केवल हम यहां पर hc का गुणा ऊपर कर दें तो hc का गुणा ऊपर करोगे तो hc का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। तो अगर नीचे भी hc का गुणा करो, जो h² था वो h³ हो जाएगा और बाकी एक c भी आ जाएगा, यानी c(h³) लिख सकते कि नहीं लिख सकते हो। अरे यहां पर c नहीं था, c का गुणा कर दिए ना, समीकरण 15 को हम लेके चले। समीकरण 15 आपका यही था, हमने इसमें क्या किया, h और c का गुणा ऊपर कर दिया, h और c का गुणा नीचे कर दिया। तो जब h और c का गुणा कर c कहीं दिख रहा है नीचे, नहीं, कहां c तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो जब c नहीं था तो c एक आ जाएगा, और h² था, h का एक और गुणा किया तो h का एक पावर और बढ़ जाएगा, तो 2 पावर था, इसलिए कितना आ गया। और यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आया इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो यहां 1/8 me e⁴ अपॉन c(h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बराबर r यानी रिडबर्ग कांस्टेंट। अभी हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, रिडबर्ग नियतांक, इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग नियतांक। तो अगर ये वैल्यू इसमें ले जाके रख दोगे तो दिस इंप्लाइज दैट En बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, इतने की जगह पूरा मार रख दे, अरे इतने को तो आपने रिडबर्ग कांस्टेंट बोला है, इतने को हम क्या बोल देंगे, r। बाकी यहाँ पर क्या है, c(h) z² अपॉन n²। यानी फिर एनर्जी को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। याद नहीं रखना है कोई वैल्यू इसमें से, आपको यहां से किसी भी लाइन को याद नहीं रखना है। अरे सब आएगा तो इसके आगे आप गुणा भाग करके कर ही सकते हो अपने मन से। ठीक है, ये 15 माने हो समीकरण, तो इसको आप क्या मान लो, समीकरण नंबर 16। ठीक है, अब पहले आप रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, तो आप हेडिंग डालो रिडबर्ग नियतांक, इसी हेडिंग में रिडबर्ग नियतांक। एनर्जी का भी ये भी फार्मूला आप याद मत रखना, ठीक है, एनर्जी का आप ये फार्मूला याद मत रख। रिडबर्ग नियतांक यानी r है कितना, 1/8 me e⁴ अपॉन c(h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना, 9.1 × 10⁻31 e 1.6 × 10⁻19 का पावर 4 अपॉन c, प्रकाश की चाल है ना, 3 × 10⁸, c का वैल्यू पता है ना, 6.6 × 10⁻34, इसका पावर 3, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12, इसका स्क्वायर। तो जब आप ये पूरा वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1.097 × 10⁻7।
हमारा है ना, आप ये डायरेक्ट याद रखो वैल्यू, जैसे और जगह आप याद रखे हो तो ऐसे ये भी याद रखो कि रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.097 गुणे 10⁻7, और इसका मात्रक कितना होगा, मीटर इनवर्स। मात्रक भी इसका याद रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, मीटर इनवर्स। और अगर आपको करना तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, ई आवेश, आवेश का कूलाम, लेकिन आप उसको कूलाम मत रखना, उसको Q बराबर IT से एम्पियर और सेकंड में लेके चले जाना। फिर C का वैल्यू जानते हो, अरे मीटर पर सेकंड हो जाएगा मात्रक, H प्लांक नियतांक जूल सेकंड, उसको भी आप कन्वर्ट कर, और एप्सिलॉन नॉट का भी आप कूलाम के टर्म में जानते हो। या एक काम करना, इसको कूलाम में ही रहने देना, यहाँ से कूलाम उसका कैंसिल हो जाएगा। तो जब सब कैंसिल, जोड़ घटाना गुणा भाग आप मात्रक करोगे तो आपका कितना आएगा, मीटर पावर -1 ही है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखना इसका वैल्यू। तो आप ये कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूला याद रखना है ना, याद करना है। तो कौन सा फार्मूला, मतलब केवल न्यूमेरिकल के लिए नहीं, वैसे भी आपको याद रखना है। ये आर का वैल्यू हमको पता चल गया, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू ले जाके इसमें रख देंगे। सी का वैल्यू पता ही है, एच का वैल्यू पता ही है, ठीक है। अब बोलोगे कि हम फिर ये क्यों याद किए, हम सीधा यहीं पर एक वैल्यू रख के क्यों एससी का अपने मन से गुणा किए है ना। तो अभी आप रिडबर्ग कांस्टेंट का अनुप्रयोग आपको पढ़ना है, इतना वैल्यू आपका कुछ हेल्प करता है। अभी आप पढ़ोगे, हेडिंग लगाओगे रिडबर्ग कांस्टेंट का अनुप्रयोग, तो वहां पर हम लोग महत्व देखेंगे कि रिडबर्ग कांस्टेंट का मतलब क्या है। वरना हम लोग सही है यहीं पर वैल्यू रख के फार्मूला निकाल सकते थे, लेकिन हम क्यों अपने मन से CH का गुणा ऊपर किए, CH का गुणा नीचे करके, तब क्यों, क्योंकि ये तो गुणा भाग करोगे फिर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू तो जो आना होगा वही आएगा। लेकिन हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में भी एनर्जी का फार्मूला निकाले, इसका जरूरत पड़ेगा। तो मिटाते हैं ना, क्योंकि अब हमको क्या करना है, आर का वैल्यू, सी का वैल्यू, एच का वैल्यू इसी इक्वेशन में रखना है। तो हम यहीं से लिखते हैं आर, या समीकरण कितने में, 16 है ना, समीकरण 16 में आर सी एच का मान रखने पर, जब इसका मान रखोगे En बराबर कितना, माइनस आर का वैल्यू कितना है 1.097 गुणे 10⁻7, सी का वैल्यू 3 गुणे 10⁻8, एच का वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻−34, Z² अपान N²। तो En बराबर, ये सही वैल्यू गुणा भाग करोगे आ जाएगा -13.6। ठीक है, डायरेक्ट आपको केवल वैल्यू याद रखना है, कितना आ जाएगा 13.6, और बाकी Z² अपान N, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि जूल में नहीं आता है, आप याद रखना माइनस। अभी तक आपने जितने वैल्यू लिखा, रेडियस का वैल्यू जो आपने याद किया है 0.53, वो एंगस्ट्रॉम में आया है, ख्याल करो। वेलोसिटी वैल्यू जो आपने याद रखा है 2.1 गुणे 10⁻7 6, वो किस में आया है, मीटर पर सेकंड, वो केवल SI यूनिट में आया है। बाकी ये जो 13.6 आ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये फार्मूला याद रखना है अलग अलग परमाणुओं के लिए। जैसे अगर कोई परमाणु देगा तो उसका Z और N तो आप पता कर लोगे, सवाल में आपको दिया रहेगा किस कोष में ऊर्जा पूछा है, तो N का वैल्यू तो जब जिस कोष के लिए पूछा होगा N का वैल्यू वो रख दोगे, Z का वैल्यू परमाणु क्रमांक रख दोगे। बाकी तो 13.6 आपने सरल करके पूरा भाग पहले से ही कर लिया। तो न्यूमेरिकल के लिए हम एनर्जी का फार्मूला ये लगाएंगे। और अगर बात करना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको तो Z का भी वैल्यू पता है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट En बराबर कितना आ जाएगा -13.6, Z का वैल्यू एक रखोगे, एक का स्क्वायर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बटे N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु का अगर जब बात आएगा तो बस केवल आप ये बताओ कि कोष कौन सा चाहिए, किस कोष में ऊर्जा चाहिए, जिस कोष में ऊर्जा चाहिए N का वैल्यू वही अपना रखो। तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसके आगे। देखो अब आप एक बार पूरा आपने वैसे थोड़ा रफली देख लो कि आपने क्या किया इसमें। आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके पास दो प्रकार की एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी होती है वह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, के का वैल्यू कितना रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू ZE और Q2 का वैल्यू E अपान RN, और यहाँ पर VN। जब आप VN का वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर K का वैल्यू आप फाइनली चलो 1/2 M, VN का वैल्यू कितना आया था E² अपान 2H एप्सिलॉन नॉट Z अपान N, इतना स्क्वायर आया था। और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E² अपान RN का वैल्यू कितना है H² एप्सिलॉन नॉट अपान पाई M E² और बाकी N² अपान Z।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना पाया, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 हुआ। और फिलहाल यहाँ पर माइनस होता है नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। और ऋण क्या बताता है कि नाभिक उसको अपनी तरफ खींचे हुए। फिलहाल वो टोटल एनर्जी बताता है। चलो पहले आप इस सॉल्व कितना हो गया, 1/8, यहाँ पर m बचा है, यहाँ पर e का पावर 4 था, z² अपान कितना h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। तो जब यही गुणा भाग करोगे यही सब वैल्यू आता है, बस ये कितना आ जाता है -1 ये u आता है ना, -1 यहाँ पर 1/8 आता है, यहाँ पर -1/4। बाकी ये सब तो वही होता है, m e का पावर 4 z² अपान h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/8 में -1/4 जोड़ो तो टोटल एनर्जी आपका कितना आया है, -1/8 ना। और बाकी वही सब तो रहेगा, अरे कॉमन लोगे तो वही रह जाएगा, m e का पावर 4 अपान h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और z² अपान n स्क्वायर ना। ये आपका क्या है, टोटल एनर्जी का यही फार्मूला आया था। लेकिन हमको ये भी नहीं याद करना था, आपको पता है हम यहाँ पर क्या करेंगे, C और H का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी CH का गुणा करोगे तो यहाँ पर C आ जाएगा, h² में एक H का गुणा करो h³ आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और ये माइनस बाहर करो, इसी को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो En बराबर क्या आ जाएगा, -RCH, इसको एक तरफ लिख लो, अपान z² अपान n स्क्वायर। ये आपका एनर्जी का फार्मूला है। जब आप इतना, तो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है कितना, 1/8 m e का पावर 4 अपान c h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। जब ये सब वैल्यू रख के आपने हल किया तो 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स ये आया था। तो r का वैल्यू, c का वैल्यू, h का वैल्यू सब वैल्यू लाके इसमें रखोगे तो En बराबर कितना है, -13.6 z² अपान n स्क्वायर ना। ये आपने इतना किया है, बस इसी में आपने क्या किया, वो समीकरण माना है, इस समीकरण से उस समीकरण, इस समीकरण से उस समीकरण। तो समझ में आ रहा है ना, करना क्या है, तो हो जाएगा, कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप ये वैल्यू याद रखना। तो अब हम लोग कल क्या करेंगे, जो रेडियस का आपने फार्मूला याद रखा है, Rn बराबर कितना आपने फार्मूला याद रखा है, एक बार तीनों फार्मूला बता दो। रेडियस का फार्मूला 0.53 n² अपान z, और एक इसमें आया है, एंगस्ट्रॉम में आया है। फिर उसके बाद वेलोसिटी, nth कोष में, nवें कोष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना आया है, 2.1 × 10⁻6 हाँ, कितना z अपान n। लेकिन ये किस में आता है, मीटर प्रति सेकेंड में। और एनर्जी का फार्मूला कितना आया है, -13.6 z² अपान n स्क्वायर, और ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो फिर आज बस करते हैं, इसके आगे हम लोग कल न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।